हेलो बच्चों। हम लोग चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ रहे थे। उसके अंदर हम लोगों ने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैल्यू-सैक्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ पढ़ लिया था, बराबर। और मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं एक साथ दो लॉज लूँगा, विच इज़ कंबाइंड गैस इक्वेशन और आइडियल गैस इक्वेशन। इन दोनों का ही डेरिवेशन, दोनों ही इक्वेशंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वीडियो को बहुत केयरफुली देखिएगा। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कंबाइंड गैस इक्वेशन की। कंबाइंड गैस इक्वेशन जो है उसके अंदर हम लोगों ने दो लॉज को कंबाइन किया हुआ है। पहला जो लॉ है दैट इज़ बॉयल्स लॉ, और दूसरा जो लॉ है वो है चार्ल्स लॉ। अब बच्चों, बॉयल्स लॉ से क्या बोल सकते हो? बॉयल्स लॉ क्या बोलता है? बॉयल्स लॉ के अंदर टेम्परेचर जो था वो कांस्टेंट था, तो फ्रॉम बॉयल्स लॉ कैन वी राइट वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अच्छा, उसके बाद अगर हम चार्ल्स लॉ की बात करें तो फ्रॉम चार्ल्स लॉ व्हाट वी कैन राइट, चार्ल्स लॉ के अंदर टेम्परेचर जो था वो कांस्टेंट था, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अच्छा, तो इसमें भी वॉल्यूम को रिलेट कर सकते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। और यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, पी वी टी। तो यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट तो वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन है, यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन है। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। तो फ्रॉम, यहाँ पर इसको इक्वेशन 2 बोल दो, इसको इक्वेशन 1 बोल दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कैन वी राइट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर मैंने बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को कंबाइन कर दिया है। तो कैन वी राइट पी वी इज पी वी अपॉन टी इज, या तो एक काम कीजिए ना, यहाँ पर वॉल्यूम इज इक्वल टू के डॉट टी अपॉन पी लिख दीजिए, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दिया, तो पी वी अपॉन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के आएगा। पी वी अपॉन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के। लिख भी सकते हो कि हियर के इज कॉन्स्टेंट, यहाँ पर के जो है दैट इज कॉन्स्टेंट। अब अगर हम बात करें कंडीशंस की, तो इनिशियल कंडीशन के अंदर, अगर हम इनिशियल कंडीशन की बात करें तो इनिशियल कंडीशन के अंदर प्रेशर P जो है वो P1 है, वॉल्यूम V जो है वो V1 है, और टेम्परेचर T जो है वो T1 है। तो व्हाट वी कैन राइट, P1 डॉट V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू K। अच्छा, फाइनल कंडीशन की बात करें, फाइनल कंडीशन, तो फाइनल कंडीशन के अंदर जो प्रेशर है वो है P2, वॉल्यूम है वो है V2, और जो टेम्परेचर है वो है T2। तो व्हाट वी कैन राइट, P2 डॉट V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू K। तो अगर हम इन दोनों ही इक्वेशंस को कंबाइन कर दें, अगर हम यहाँ पर इन दोनों ही इक्वेशंस को कंबाइन कर दें, तो दोनों की राइट हैंड साइड सेम है, लेफ्ट हैंड साइड को कंपेयर करो, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। बच्चों, इस इक्वेशन को हम लोग बोल देते हैं कंबाइंड गैस इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं कंबाइंड गैस इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए आपने दो लॉज को कंबाइन किया है। कौन कौन से? बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ। वापस एक बार चेक कर लो बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था कि बॉयल्स लॉ के अंदर टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम इज इनडायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। चार्ल्स लॉ की बात की जाए तो उसके अंदर प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर ले तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो V इज इक्वल टू के डॉट टी अपॉन पी हो जाएगा, V इज इक्वल टू के डॉट टी अपॉन पी, या वी कैन राइट पी वी अपॉन टी इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट। अब इनिशियल कंडीशंस को और फाइनल कंडीशंस को डिफाइन करेंगे तो हमको दो इक्वेशंस मिलेंगे, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू K, और यहाँ पर P2 V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू K। दोनों को अगर आप रिलेट कर दोगे तो P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 नाम का आपके पास एक कंबाइंड गैस इक्वेशन मिल जाएगा, जो आपने बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को कंबाइन करके बनाया है। क्लियर हो रहा है इतनी चीज़? चलिए अब इसी के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल स्टडी कर लेते हैं।
numerical. There is a gas which occupies 10 liters वॉल्यूम एट 2 बार. गैस जो है वो 10 लीटर्स वॉल्यूम 2 बार प्रेशर के ऊपर ऑक्यूपाई कर लेता है. 2 बार अगर इसके ऊपर प्रेशर होगा तो 10 लीटर्स वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई कर लेता है. कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट एसटीपी. कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी. तो बच्चों स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है एसटीपी का मतलब है यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो 273 केल्विन होगा और वॉल्यूम जो है प्रेशर जो है वो 1 बार होगा. चलिए जो जो कंडीशंस लिखी हुई है वो लिख लेते हैं. V1 10 लीटर्स दिया हुआ है. P1 जो है वो 2 बार दिया हुआ है क्योंकि 2 बार प्रेशर के ऊपर गैस का वॉल्यूम जो है वो 10 लीटर्स है. टेम्परेचर आपको नहीं दिया गया है बराबर. टेम्परेचर एक मिनट. हाँ, गैस ऑक्यूपाइज 10 लीटर्स वॉल्यूम एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 2 बार. यहाँ पर टेम्परेचर की कंडीशन को ऐड कर लीजिएगा. तो टेम्परेचर जो है वो 27 प्लस 273 दैट इज 300 केल्विन आपको दिया हुआ है. यहाँ पर जो टेम्परेचर है ना वो आपको 300 केल्विन दिया हुआ है. कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट एसटीपी. तो आपको वॉल्यूम ऑफ द गैस निकालना है. एसटीपी मतलब आपका जो प्रेशर होगा वो 1 बार होगा और टेम्परेचर जो होगा वो 273 केल्विन होगा. 273 केल्विन. तो बच्चों चेक करो P1 V1 और T1 दिया हुआ है. P1 V1 और T1 जो है वो दिया हुआ है. P2 T2 दिया है और V2 ढूंढना है बराबर ना. तो सीधी सी बात है कंबाइंड गैस इक्वेशन लगेगा यहाँ पर. हम अगर कंबाइंड गैस लॉ की बात करें कंबाइंड गैस लॉ तो अगर कंबाइंड गैस लॉ की बात करें तो P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2. P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2. तो P1 जो है वो 2 बार है. V1 जो है वो 10 लीटर्स है. टेम्परेचर T1 जो है वो 300 दिया हुआ है. P2 का वैल्यू है 1 बार. V2 का वैल्यू है अननोन फाइंड करना है और T2 का वैल्यू है आपका 273. तो यहाँ पर से V2 क्या हो जाएगा 20 अपॉन 300 मल्टीप्लाइड बाय 273. ठीक है. तो यहाँ पर अगर आप V2 का कैलकुलेटर से वैल्यू निकालोगे तो वो आपका आ जाएगा 18.2 लीटर्स. वॉल्यूम जो है वो कितना आ जाएगा 18.2 लीटर्स. 18.2 लीटर्स. ठीक है. चलो अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं. नेक्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर बोला है अ गैस ऑक्यूपाइज 200 ml वॉल्यूम 200 ml वॉल्यूम एट 27 डिग्री सेल्सियस एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 760 mm ऑफ Hg. 200 ml वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है 27 डिग्री सेल्सियस है और प्रेशर जो है वो 760 mm ऑफ Hg है. इफ द वॉल्यूम एंड टेम्परेचर if the volume and temperature of the gas if volume and temperature of the gas are changed to 400 ml. अगर वॉल्यूम को 400 ml किया जाए और टेम्परेचर जो है उसको 77 डिग्री सेल्सियस किया जाए देन व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ द गैस. देन व्हाट
will be the pressure of the gas। तो गैस का प्रेशर जो है वो कितना हो जाएगा। चेक करो बच्चों कौन कौन सी डिटेल्स दी हुई है। तो पहले मैं आपको बोला है कि एक गैस जो है वो 200 ml वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है, तो V1 इज इक्वल टू 200 ml है। अगर आप लीटर में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा, तो 200 ml में से हो जाएगा 0.2 लीटर्स। टेम्परेचर जो है वो आपका 27 डिग्री सेल्सियस है, तो T1 इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 300 केल्विन। जो प्रेशर है वो आपको दिया है 760 mm of Hg, 760 mm of Hg। If the volume and temperature of the gases are changed to, अगर गैस का वॉल्यूम चेंज करके 400 ml किया जाता है एंड टेम्परेचर को 77 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट कर देते हैं, 77 डिग्री सेल्सियस, तो 77 में 273 ऐड कर दो, तो टेम्परेचर जो है वो आपका 350 केल्विन हो जाएगा, 350 केल्विन। तो यहाँ पर आपको बोला है कि उस कंडीशन में प्रेशर ऑफ द गैस क्या होगा। देखो बच्चों, अगर आप यहाँ पर प्रेशर 760 mm ऑफ Hg को कन्वर्ट नहीं करोगे तो अल्टीमेट आंसर भी आपका mm ऑफ Hg में ही आएगा, और अगर आप इसको एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर दोगे तो जो वैल्यू आपका यहाँ पर प्रेशर का आएगा वो भी एटमॉस्फेयर का ही होगा। तो देखो चेक करो, P1 V1 T1 V2 T2 दिया हुआ है, P2 अननोन है, तो कंबाइंड गैस इक्वेशन आएगा, सीधी सी बात है, बरोबर। हम लोग यहीं पर ही लिख देते हैं, फ्रॉम कंबाइंड गैस इक्वेशन, कंबाइंड गैस इक्वेशन पर से P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। तो अननोन क्या है बच्चों हमारे लिए, P2 अननोन है ना, तो उसको पहले से ही हम लोग फॉर्मूला में कन्वर्ट कर देते हैं, तो P1 V1 डॉट T2 अपॉन V2 डॉट T1। चेक करो, P1 V1 डॉट T2 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय V2 डॉट T1। चलिए P1 का वैल्यू रख देते हैं, P1 का वैल्यू आएगा 760 mm ऑफ Hg, V1 का वैल्यू है आपका 0.2, T2 का जो वैल्यू है वो है 350, V2 का जो वैल्यू है वो है 0.4, टेम्परेचर T1 का जो वैल्यू है वो है 300। तो अगर हम यहाँ पर प्रेशर का वैल्यू निकालने जाएंगे तो वो आपका आएगा 444.3 mm ऑफ Hg, 444.3 mm ऑफ Hg। क्लियर हो रहा है। तो ये बात हो गई हमारे न्यूमेरिकल की। हमने कंबाइंड गैस इक्वेशन पढ़ लिया, हमने इसके न्यूमेरिकल्स भी कर लिए। अब हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट थियरी इस चैप्टर की, जिसका नाम है आइडियल गैस इक्वेशन, उसको डिराइव कर रहे हैं। आइडियल गैस इक्वेशन, जो गैसेस इस इक्वेशन को फॉलो करती हैं हर टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर, उनको आइडियल गैसेस बोला जाता है। आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर अभी तक हमने जो भी लॉस पढ़े हैं उसमें से बॉयल का लॉ, चार्ल का लॉ और एवोगैड्रोस का लॉ, इन तीनों लॉ को कंबाइन कर देंगे, और तीनों लॉ को कंबाइन करने के बाद हमको जो इक्वेशन मिलेगा उसको हम लोग बोल देंगे आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन। इस क्वेश्चन को आपको अलग अलग फॉर्म में पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन के अंदर। आपको ऐसा पूछ सकते हैं कि डिराइव आइडियल गैस इक्वेशन, या फॉर आइडियल गैस प्रूव दैट PV इज इक्वल टू nRT। These are the different ways by which the ideal gas equation question can be asked। चलो बच्चों, आप लोगों ने बॉयल्स लॉ पढ़ा हुआ है। बॉयल्स लॉ के अंदर आप लोगों ने क्या कांस्टेंट रखा था? तो बॉयल्स लॉ के अंदर आप लोगों ने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा था, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में इनवर्स रिलेशन था, वो आपने समझा था। टेम्परेचर यहाँ पर आपका कांस्टेंट है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा अंदर लिख देते हैं ताकि फ्यूचर में स्पेस रहे हमारे पास।
बॉयल्स के लॉ पर से आप लोगों ने क्या देखा था बच्चों, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यहाँ पर आपका लिखा था टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये आपका हो गया बॉयल्स लॉ। अच्छा, अगर हम चार्ल्स लॉ की बात करें तो लास्ट टॉपिक के अंदर भी इसी चीज़ को दोहराया था। चार्ल्स लॉ के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वो वॉल्यूम प्रेशर कांस्टेंट है तो वो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन दिखाता है, बरोबर ना। यहाँ पर V इज़ प्रोपोर्शनल टू P भी लिखा जा सकता है, चलिए सबको V के फॉर्म में ही देते हैं। तो यहाँ पर V इज़ प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अच्छा, उसके बाद आपने एवोगैड्रोस लॉ भी पढ़ लिया है। एवोगैड्रोस लॉ, आप लोगों ने एवोगैड्रोस लॉ के अंदर पढ़ा कि टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन के अंदर इक्वल वॉल्यूम ऑफ द गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ गैसेस। यहाँ पर क्या कांस्टेंट था, यहाँ पर प्रेशर जो था वो कांस्टेंट था और यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही आपके कांस्टेंट है। अब और कुछ नहीं करना है हमको, यहाँ पर हमको इन तीनों को कंबाइन कर देना है। तीनों को कंबाइन कर दोगे तो वॉल्यूम का एक सिंगल रिलेशन मिलेगा। चेक करो, फ्रॉम बॉयल्स चार्ल्स एंड एवोगैड्रोस लॉ, बॉयल चार्ल्स और एवोगैड्रो के लॉ पर से कैन वी राइट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, पहली बात, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, दूसरी बात, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P, तीसरी बात। चेक करो, हम बॉयल चार्ल्स और एवोगैड्रोस लॉ को कंबाइन कर दे तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T डॉट N अपॉन P आएगा। यहाँ पर कांस्टेंट लगा देते हैं K डॉट T डॉट N अपॉन P, या कैन वी राइट PV इज इक्वल, सॉरी यहाँ पर K की जगह पे को गैस कांस्टेंट R आएगा, तो यहाँ पर हम लोग PV इज इक्वल टू N डॉट R डॉट T लिख सकते हैं। चेक करो, PV इज इक्वल टू N डॉट R डॉट T। तो ये जो इक्वेशन आया उसी को ही हम लोग बोल देते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। अब यहाँ पर टर्म्स क्या है, तो P जो है वो प्रेशर ऑफ द गैस है, T जो है वो टेम्परेचर है, V जो है वो वॉल्यूम है, N जो है वो क्वांटिटी ऑफ गैस है या मोल्स ऑफ गैस है, क्योंकि गैसेस की क्वांटिटी को मोल्स के अंदर फाइंड आउट किया जाता है। R जो है वो है आपका गैस कांस्टेंट या इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी बोला जाता है। R के नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, चेक करो बच्चों, 0.083, इसको याद रखना है आपको, बार, लीटर, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स, एक ये वैल्यू याद रखनी है। उसके बाद 0.082 बार की जगह पे खाली ATM लगा दो, ATM डॉट लीटर्स मोल केल्विन। अच्छा, उसके बाद एक और वैल्यू है 8.314 जूल्स पर मोल पर केल्विन। अब आप बोलोगे सर इसको याद कैसे करेंगे, देखो इसका तरीका है, यहाँ पर याद रखो बाल मोके, यहाँ पर आल मोके, यहाँ पर जा मोके, 0.083 बाल मोके मतलब बार, लीटर, मोल, केल्विन। 0.082 आल मोके, आल का मतलब है एटमॉस्फेयर, लीटर, मोल, केल्विन। और उसके बाद ज मोके 8.314 जूल्स पर मोल पर केल्विन। ये आपका तरीका हो गया आर की वैल्यू को याद करने का। बच्चों इन आर की वैल्यूज़ को आप लोग याद कर लेना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये ना सिर्फ आपको 11th में काम में आएंगी बट 12th के अंदर भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। वापस आर का जो है वो 3 वैल्यूज़ आपके पास है, 0.083 बाल मोके दैट इज़ बार, लीटर, मोल, केल्विन, पर मोल पर केल्विन भी बोल सकते हो, 0.082
एटमॉस्फेयर एल मो के, दैट इज एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन, 8.314 ज मो के, दैट इज जूल पर मोल पर केल्विन। क्लियर हो रहा है? उसके बाद आपके पास यहाँ पर डिटर्मिनेशन ऑफ आर भी आ सकता है कि आर का वैल्यू आपने कैसे डिटरमाइन किया, बट उसको हम जनरली नहीं कंसीडर कर रहे हैं। उसके बाद सीधा आगे बढ़ जा रहे हैं, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ आर जो है उसको हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं, उसके बाद के टॉपिक को चल देते हैं। चलिए, उसके बाद आपके पास कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। आइए न्यूमेरिकल्स के अंदर क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल के अंदर ऐसा दिया है कि प्रेशर ऑफ 1 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस। चलिए लिख लेते हैं पहले वैल्यूज। प्रेशर ऑफ 1 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस, एक आइडियल गैस दिया है जिसका प्रेशर जिसका वेट जो है वो 1 ग्राम है एट 27 डिग्री सेल्सियस इज 2 बार। तो 1 ग्राम आइडियल गैस का 27 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर जो प्रेशर है वो 2 बार है, ठीक है। चलिए, अच्छा 2 ग्राम ऑफ यहाँ पर ग्राम के बीच में थोड़ी सी स्पेस लगा देते हैं ताकि ये 29 ना लगे। 2 ग्राम ऑफ अनदर आइडियल गैस बी, इसको ए बोल दो। 2 ग्राम ऑफ अनदर आइडियल गैस बी, एक दूसरा आइडियल गैस है बी, उसको इस वेसल के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। इज इंट्रोड्यूस्ड इन सेम फ्लास्क, इज इंट्रोड्यूस्ड इन सेम फ्लास्क, इसी फ्लास्क के अंदर एक दूसरी गैस बी को इंट्रोड्यूस किया जाता है एट सेम टेम्परेचर। यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो सेम है, एट सेम टेम्परेचर, यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो सेम है। द प्रेशर बिकम्स 3 बार। नाउ प्रेशर बिकम्स 3 बार, तो पहले 2 बार प्रेशर था, अब 3 बार हो गया। इसका मतलब अकेले बी का प्रेशर 1 बार होगा, सीधी सी बात है। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द मॉलिक्यूलर मासेस। फाइंड relation between molecular masses, molecular masses के बीच में आपको रिलेशन लगाना है। चलिए गैस ए की बात करते हैं। गैस ए गैस का वेट कितना है बच्चों? तो वो है WA इज इक्वल टू 1 ग्राम। ए का प्रेशर कितना है? तो ए का प्रेशर है आपके पास 2 बार्स। टेम्परेचर कितना है? तो टेम्परेचर इज 27 प्लस 273, दैट इज 300 केल्विन। प्रेशर दिया है, वेट दिया है, टेम्परेचर दिया है, बराबर। उसके बाद सपोज करो कि इसका जो वॉल्यूम है वो V है, बराबर। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द मॉलिक्यूलर मासेस, इसका वॉल्यूम जो है वो V है, ऐसा मान लो। अच्छा, क्योंकि गैसेस तो जिस वेसल में इंट्रोड्यूस किए जाए उसका ही वॉल्यूम अटेन कर लेते हैं ना, इसीलिए इसका वॉल्यूम हम लोग V मानते हैं। B का भी वॉल्यूम जो है वो V ही मानेंगे। अच्छा, जो B का वेट है, वेट ऑफ B दैट इज 2 ग्राम्स, वो कितना है आपके पास? 2 ग्राम्स। अच्छा, यहाँ पर इसके इंट्रोडक्शन के बाद प्रेशर 3 बार बनता है। इनिशियली 2 बार तो था ही, तो कहने का मतलब अकेले B का प्रेशर 1 बार होगा। इतनी बात हमको समझ में आ रही है, बराबर। अच्छा, उसके बाद टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बोला है कि यहाँ पर सेम ही है, और वॉल्यूम तो इसका भी सेम V ही आएगा ना, क्योंकि गैसेस जो है वो जिस भी वेसल में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं उस हिसाब से आपका वॉल्यूम जो है वो अटेन कर लेते हैं। चलिए, अब गैस ए के लिए आइडियल गैस इक्वेशन लगाओ। PA डॉट V इज इक्वल टू NA डॉट R डॉट T। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम R और टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहे हैं।
तो पी ए डॉट वी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए डॉट आर डॉट टी होगा। चलो उसी तरीके से ये हो गया फॉर गैस ए। फॉर गैस बी की बात करें, फॉर गैस बी अगर हम बी की बात करें तो पी बी डॉट वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी आर और टी होगा। चलो इसको इक्वेशन 1 बोल दो, इसको इक्वेशन 2 बोल दो। तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1 करो तो पी बी डॉट वी यहाँ पर लेफ्ट पे, राइट पे, ऊपर वाले में क्या होगा पी ए डॉट वी, दोनों का लेफ्ट लेफ्ट ले लो पहले। यहाँ पर राइट में होगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी डॉट आर डॉट टी और यहाँ पर क्या आएगा डब्ल्यू ए इधर एम ए इधर आर इधर टी। तो आर आर कैंसल, टी टी कैंसल, क्या बचा इधर वी वी कैंसल। पी बी अपॉन पी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी एम बी डब्ल्यू ए। अब हमें रिलेशनशिप जो है वो मॉलिक्यूलर मास का निकालना है, तो उसका खाली लेफ्ट हैंड साइड पे रहने दो, एम ए अपॉन एम बी, बाकी की सब चीज़ों को राइट पे ले लो। पी बी मल्टीप्लाइड बाय डब्ल्यू ए और यहाँ पर पी ए मल्टीप्लाइड बाय डब्ल्यू बी होगा। चेक करो, ठीक है। चलो अब वैल्यूज़ रख दो। यहाँ पर हमें मॉलिक्यूलर मासेस का रिलेशन निकालने का था, बराबर। तो हमने सिंपल इक्वेशन डिराइव कर दिया, अब हमें वैल्यूज़ रखने की है। तो पी बी का वैल्यू कितना था बच्चों, चेक करो। पी बी का जो वैल्यू था वो था आपका 1, डब्ल्यू ए का क्वांटिटी था 1, पी ए प्रेशर ऑफ ए जो है वो था 2 और डब्ल्यू बी जो था वो था 2। तो ये 1/4 हो गया एम ए अपॉन एम बी। तो यहाँ पर इनका रिलेशनशिप आ गया, एम ए रेस टू एम बी इज इक्वल टू 1/4। बोलो हो रहा है, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे न्यूमेरिकल की, बराबर। ए के और बी के जो बीच का रिलेशन है वो हमने यहाँ पर डिराइव कर लिया, वो 1/4 आ रहा है, बराबर, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डाल्टन्स के लॉ की बात करेंगे और आइडियल गैस इक्वेशन की डेंसिटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलो डेंसिटी एक छोटा सा टॉपिक है, उसको इस वीडियो में ही ले लेते हैं। नेक्स्ट टाइम हम लोग डाल्टन के लॉ की बात करेंगे। हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके आइडियल गैस इक्वेशन की डेंसिटी के बारे में पता लगा सकते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन की डेंसिटी जो है उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन याद करो बच्चों, क्या होता है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है। अब उसमें एन क्या है, चलो हमें टाइटल दे देना है। टाइटल में क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी के टर्म्स में आइडियल गैस इक्वेशन को डिराइव करना है। तो यहाँ पर पी वी इज इक्वल टू एन आर टी है। अब बच्चों यहाँ पर एन क्या था, मोल्स। मोल्स की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट डॉट यहाँ पर आर डॉट टी। क्यों, क्योंकि ब्रैकेट में लिख दो एन इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम, मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब यहाँ पर P डॉट एम इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन वी डॉट आर डॉट टी लिख सकते हैं। M और V को इंटरचेंज किया तो P डॉट एम, अब यहाँ पर W अपॉन V की जगह पे डेंसिटी लिखा जा सकता है ना, मास अपॉन वॉल्यूम जो है वो डेंसिटी हो जाता है। तो पी एम इज इक्वल टू डी आर टी इक्वेशन जो है वो आपका आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। इस इक्वेशन की मदद से आप किसी भी गैसेस की डेंसिटी के बारे में आसानी से पता लगा सकते हैं। तो D जो है दैट इज इक्वल टू पी एम अपॉन आर टी।
प्रेशर ऑफ द गैस, मॉलिक्यूलर मास, आर का वैल्यू और टेम्परेचर का वैल्यू अगर आपको पता है तो किसी भी गैस की डेंसिटी जो है वो आप इस मेथड की मदद से पता लगा सकते हैं। ठीक है, इस गैस की किसी भी गैस की आपको डेंसिटी निकालनी है तो उस गैस की लिए इस इक्वेशन को डिराइव करोगे तो वो हो जाएगा P.m/R.T। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की बात करने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, कीप स्टडिंग।